नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कहानी है जौहर जिले के एक गांव रामपुर की, जहां मधु नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। 14 वर्ष के होते तक वो ऊंचे कदकाठी की वजह से उम्र से अधिक बड़ी दिखने लगी थी। गोरा चेहरा और लंबे काले बाल की वजह से वो और भी खूबसूरत लगती थी। जितना सुंदर सूरत उतनी ही सुंदर सीरत भी थी। मधुर व्यवहार और मधुर वाणी सबका मन मोह लेती थी। यही वजह है कि इतने कम उम्र में उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। पर वो अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। सबकी लाडली भी पढ़ना चाहती थी, पर समस्या ये थी कि 8वीं के बाद 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। भाई सब बाहर चले गए थे। उसके साथ की सहेलियों के विवाह हो चुके थे। किसी तरह माँ को मना लिया था आगे की पढ़ाई के लिए। पिता पहले से उसकी पढ़ाई के लिए तैयार थे। जुलाई से उसने 9वीं कक्षा के लिए रामपुर से वीरगंज जाने लगी, जो एक कस्बा था। कॉलेज भी खुल गया था। जब वो जाती तो रास्ते में एक तालाब पड़ता था, जहाँ पीपल के पेड़ पर अस्थियां लटकी रहती थी, जिसे देख मधु भय से कांपने लगी। हवा के झोंके से पीपल का पत्ता डोलता वो और भी डर जाती। कोई राहगीर भी भूले से नहीं दिखते थे। वैसे भी 12 बजे से शाम 5 बजे स्कूल का समय रहता। इस वक्त लोग घर पर या खेत पर रहते। पीपल के पेड़ के सामने एक शमशान घाट भी पड़ता था। उसे डर लगता। वो दौड़कर वहां से आगे निकल जाती। आगे कुछ दूरी पर फिर से एक तालाब मिलता, पर वहां जाकर उसे भय नहीं लगता था। पता नहीं क्यों मधु को आगे के तालाब पर ऐसे लगता जैसे यहाँ चहल पहल है। पैरों की आवाज भी सुनाई देती, पर वो कभी पलट कर नहीं देखती थी। उसका सिद्धांत था पलट कर नहीं देखना। एक रोज उसके पिताजी ने पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं? मधु ने कहा, कोई दिक्कत नहीं पापा, पर रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है, बस वहीं डर लगता है। बेटा जब भी शमशान घाट के पास से निकलो उस जगह को प्रणाम किया करो। कोई चिता जलती दिखे तो उसे भी हाथ जोड़कर उस मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया करो, फिर कोई डर नहीं। यही जीवन का सत्य है मेरे बच्चे, और सबकी मंजिल भी यही है। एक दिन तो सभी को यहाँ तक पहुँचना ही है। कभी भयभीत नहीं होना। जो मर चुका उससे कैसा भय? हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। अगले दिन मधु फिर स्कूल के लिए निकली तो शमशान घाट पर चिता धू धू कर जल रही थी। वो रुकी और प्रणाम की। वो सोचने लगी, पापा ने सच ही कहा था, आज मुझे कोई डर नहीं लग रहा। कुछ आधा किलोमीटर आगे बढ़ी तो फिर दूसरा तालाब मिला। उसके बाद उसके साथ फिर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ना जाने क्यों आज इस तालाब के पास उसे थोड़ा भय हुआ, क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता था। गांव को सड़क से जोड़ने वाली कच्ची राह, जहां मुश्किल से भी कोई राहगीर नहीं दिखते थे। पर पढ़ने के लिए कुछ मुश्किलें तो उठानी ही पड़ेंगी। आखिर पीछे वाले तालाब की तरह यह भी मधु को वहम ही लगा। अपना मन मजबूत कर 9वीं से 10वीं में पहुंच गई। 16 वर्ष में मधु और भी खूबसूरत दिखने लगी थी। जब भी वो स्कूल जाती अपने आसपास किसी को महसूस करती थी। 10वीं का अंतिम पेपर देकर वो उस दिन घर लौट रही थी कि तालाब के पास से उसकी नज़र अचानक अपनी परछाई पर पड़ी तो चौंक गई। उसकी परछाई के साथ एक और काली परछाई थी। वो दौड़कर घर भाग जाती है। उसे डर की वजह से बुखार आ जाता है। सही होने पर वो अपने नानी के घर चली जाती है तो वो भूल जाती है उस काली परछाई के बारे में। फिर उसे लगता है कि ये वहम ही होगा। ननिहाल में अपनी उम्र की सहेलियों के साथ पड़ोस के विवाह भी देखने गई, जहां एक विवेक नाम का युवक 22 वर्ष का, संस्कार बहुत अच्छे थे, मधु से अपना दिल दे बैठती है। दोनों ने शादी करने का वादा किया। साथ ही मधु के 12वीं पास करते ही विवाह करने की कस्में भी खा ली। छुट्टियां खत्म हो गई थी। 11वीं में अच्छे नंबर लेकर आगे की पढ़ाई करने वो दोबारा वीरगंज के स्कूल में जाने लगी। जुलाई में वो स्कूल नहीं गई बारिश की वजह से, क्योंकि रास्ते में कीचड़ हो जाता है। दिसंबर लगा तो दोबारा स्कूल जाना शुरू किया। आज जब तालाब के पास पहुंची तो दोबारा एक काली परछाई दिखी। मधु ने नजरअंदाज किया। वो देखना ही नहीं चाहती थी ताकि उसे डर न लगे। वापस जब आई तो स्कूल के पास से तालाब तक फिर काली परछाई साथ साथ आ रही थी। हफ्ते गुजर गए और अब तो उसकी हिम्मत जाती रही। दिसंबर की ठंड में वो स्कूल से लौट रही थी। 5 बजे धूप जा चुकी थी। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके बावजूद वो काली परछाई उसके साथ है। उसने गौर किया तो वो किसी पुरुष की परछाई थी। वो भय से कांपने लगी। पलटकर इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं था। कौन है?
ये किसकी परछाई है? सामने आओ, कौन हो तुम? तभी एक सुंदर सा युवक उसके सामने आया। एक अच्छे परफ्यूम की खुशबू चारों तरफ फैल गई। डरो नहीं मधु, मैं हूँ। कौन हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बस यही जानो। आगे अगर कुछ भी पूछना है तो मेरी शर्त है, मुझे हाँ करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। उस युवक के एकदम से सामने आने से मधु को लगा कि कोई मनचला है। वो सोचती है कि हाँ कर देती हूँ, फिर पिताजी से शिकायत कर सबक सिखा दूंगी। ये सोचते हुए कहती है, अच्छा तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। बोलो अब कौन हो तुम? अपना परिचय दो। क्यों मेरा पीछा करते हो? कहाँ के हो? अनजाने में मधु ने उस व्यक्ति को निमंत्रण दे दिया था साथ चलने का। वो कहता है, मैं यही तालाब में डूब कर मरा था। मोहम्मद नाम है मेरा। तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जब से तुम इस रास्ते से जा रही हो तब से तुम्हारे साथ स्कूल जाता हूँ, फिर वापस यहाँ तक आता हूँ। जब तुम नहीं आती तो तड़प जाता हूँ। मधु मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या तुम्हें साथ ले जाऊँगा। मैं कोई इंसान नहीं, जिन हूँ। कहते हुए वो हवा में लहराने लगता है। मधु बेहोश होकर गिर गई। अगले दिन उसे होश आता है। 2 वर्ष बीत जाते हैं। वो जिन मधु के कभी आसपास तो कभी उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था। अब मधु के जीवन में बहुत कुछ बदल गया था। वो खूब अच्छे और अद्भुत इत्र लगाती, अच्छे कपड़े और श्रृंगार करती। वो जिन वैसे उसे तंग नहीं करता। मधु तो जैसे होश में ही नहीं रहती। घर में मधु का बदला हुआ स्वभाव तो महसूस हुआ, पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि जिन का साया होगा। इधर विवेक 2 सालों से मधु का पत्र नहीं आने से वो उसके लिए बेचैन हो गया। वो अपने पिता को अपने रिश्ते के लिए भेजता है। विवेक भी मिलने जाना चाहता था, तब उसकी माँ ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अब जब सब तय हो जाए तभी मिलना। विवेक मान जाता है। इधर रिश्ता तय हो जाता है तो वो जिन मधु से कहता है कि तुम धोखा दे रही हो मुझे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम किसी और की नहीं हो सकती। वो मधु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पूरे घर में कोहराम मचाने लगता है। वो कभी हवा में लहराती है तो कभी छत की मुंडेर पर चलती है, कभी पुरुष की आवाज़ में जोर जोर से हंसती है। घर के लोग बेगा को दिखाते हैं तो पता चलता है कि एक जिन का साया है। किसी तांत्रिक को दिखाओ। मधु के पिता को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। तभी विवेक मधु से मिलने आता है, लेकिन कोई भी मधु के बारे में उसको नहीं बताता। वह जब मधु से मिलने जाता है तो उसकी चढ़ी हुई लाल आंखें, तेज इत्र की गंध से विवेक को बेचैनी होने लगती है। वो कहता है, मधु ये क्या है? इतना इत्र कब से लगाने लगी? और तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? कहते हुए वह मधु के कंधे पर हाथ रखता है कि तभी एक जोरदार झटका विवेक को लगता है। वो दीवार से टकराता है, सर फूट जाता है। उसके बाद मधु बाल बिखरे हुए दीवार पर सर पटकने लगती है। वो जिन मधु के शरीर से बोलता है, धोखेबाज, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। मैंने तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी, पर अब मैं तुझे साथ ले जाऊंगा। कहते हुए मधु का शरीर हवा में तैरने लगता है। विवेक नीचे जाता है और उसकी हालत देख मधु के पिता उससे माफ़ी मांगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि अब मधु से कोई शादी नहीं करेगा। वो रोते हुए बैठ जाते हैं। विवेक भी कहाँ हार मानने वाला था। वो किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढने निकल जाता है कि तभी मधु का शरीर हवा में लहराता है। वे बेहोश थी। कमरे में शॉर्ट सर्किट होता है और भयानक आग लग जाती है। विवेक कुछ ही कदम चल पाया था और मधु की आत्मा जिस्म छोड़ देती है। इन अनोखी शक्तियों के सामने इंसान का बस नहीं चलता। कोई नहीं जानता कि मधु की अचानक मृत्यु कैसे हुई। कुछ दिन बाद एक लड़की रिया स्कूल जाने के लिए निकलती है। तालाब के पास वह काली परछाई जिन अब रिया का पीछा करना शुरू कर देता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।